बांग्लादेश में जो जातीय पार्टी है, इस समय अपोजिशन पार्टी है, उसमें ड्रामा कई दिनों से चलता जा रहा है। आज एक और ड्रामा देखने को मिला। जो रोशन इस्सार थे, रोशन इस्सार, उनके जो पति थे इर्शाद, उन्होंने ये पार्टी की शुरुआत की थी। तो उनके जो पति है वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो रोशन इर्शाद तो वो लंबे समय से इस पार्टी की प्रेसिडेंट रही थी, लेकिन उनको अब कुछ दिनों से हटा दिया गया था प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन से। तो अभी भी उनको उनकी पार्टी में पोजीशन है, लेकिन वो पोजीशन उनकी टॉप पोजीशन नहीं है। अभी जो टॉप पोजीशन है वो जनरल सेक्रेटरी जो इस पार्टी के कदीर, उनकी उनके पास है टॉप पोजीशन। और वो वही फैसला लेते हैं कि पार्टी को कितनी सीटें में चुनाव लड़ना है और कितना कब क्या रणनीति बनानी है। तो जो कदीर है, तो उन्होंने उन्होंने जो चुनाव जब हुए थे 7 जनवरी को, तो उन्होंने आवामी लीग के साथ उन्होंने गठजोड़ कर दिया था, जिसके तहत आवामी लीग ने 26 सीटों में जातीय पार्टी के लिए 26 सीट छोड़ दी थी। तो जातीय पार्टी ने इसके अलावा भी उसने दूसरी सीटें लड़ी, टोटल मिला के उसने 260 सीटें लड़ी थी, लेकिन 26 सीट उसको आवामी लीग के कोटे से मिली थी। तो आवामी लीग के साथ उसने जब गठजोड़ कर लिया था, तो उसने कई दिनों तक ये छुपा के रखा था कि एक एग्रीमेंट हो रखा है, जिसके तहत जो उसके बाकी बचे हुए सीटों से कैंडिडेट थे, 240-50 सीट जो उसके कैंडिडेट थे इतने सारी सीटों से, तो वो उनको उनके क्योंकि उनको लग रहा था कि जातीय पार्टी अपने बलबूते में चुनाव लड़ रही है, तो उनके जीतने के चांसेस है। लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक आते रहे, तो इन कैंडिडेटों को पता लगा कि जातीय पार्टी के जो लीडर है, उन्होंने तो क्योंकि अवामी लीग के साथ गठजोड़ करके जो इम्पोर्टेंट सीट है 26 सीट, वो तो अपने पास ले ली। तो जो बची हुई सीटें उनमें अब वो ध्यान नहीं दे रहे। जो कदीर है, उन्होंने बाकी 240-50 सीटों में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने जितना भी कैंपेन था वो 26 सीटों में लगा दिया। और अब जो ये पार्टी है, जातीय पार्टी, इसको इलेक्शन रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद इसको 11 सीट में जीत हासिल हुई है। ये बहुत कम इसकी जो सीट है वो 1991 के बाद ये सबसे कम सीट इसको मिली। 1991 में इस पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, तो उसके बाद का अभी अभी तक का इसका सबसे ख़राब रिजल्ट है। तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो कदीर को ठहराई जा रही है, क्योंकि कदीर ही इसके जनरल सेक्रेटरी है इतने लंबे समय से। जब इलेक्शन हुए थे तो वही इसकी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो कदीर कदीर के ऊपर कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था और उनको हटाने की मांग की थी, लेकिन कदीर ने उन्हीं लोगों को हटा दिया जो उनको हटाने की बात कर रहे थे, उनको ही हटा दिया कदीर ने। तो कदीर ने इसके अलावा वो इस समय उन्होंने पार्लियामेंट में दूसरे नंबर की पार्टी है जातीय पार्टी, तो उनको अपोजिशन पार्टी के लीडर के रूप में भी पहचान मिल चुकी है। लेकिन कदीर की अपनी ही पार्टी में उनकी जो सपोर्ट बेस है वो काफ़ी कम हो गया है अब, क्योंकि कदीर ने जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को ही कमज़ोर करने के लिए उन्होंने काम किया था, तो उससे उनकी पार्टी में उनकी पार्टी के अंदर उनकी लोकप्रियता बहुत का ज़्यादा कम हो चुकी है। तो आज के दिन जो रोशन इर्शाद है, तो उन्होंने फिर से वो सामने आए मीडिया के सामने और उन्होंने डिसीजन लिया कि कदीर और चुन्नू, ये दूसरे लीडर है चुन्नू, तो इन दोनों को निकाल रही है पार्टी के अंदर से, पार्टी से इनको निकाल रही है। चुन्नू और कदीर ये अब जातीय पार्टी से इनको सस्पेंड कर दिए गए। तो रोशन इर्शाद का कहना है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट इतना ख़राब हुआ था, तो किसी ना किसी को जवाबदेही लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों को रोशन इर्शाद ने बाहर निकाल दिया। लेकिन जो चुन्नू है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो इस समय जनरल सेक्रेटरी है वो कदीर है, तो कदीर ही फैसला ले सकते हैं कि किसको पार्टी के अंदर रहना है, किसको बाहर रहना है। अभी रोहिंग्या जो इशू है इस समय बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, वो उसकी जो संभावना थी एक्स्ट्राडाइट करने की, वो अब संभावना धुंधली पड़ती जा रही है। 2017 में रोहिंग्या लोग 10 लाख की संख्या में म्यांमार से भाग के बांग्लादेश में आ गए थे, क्योंकि म्यांमार में इनके ऊपर काफ़ी लूटपाट और हत्या हो रही थी इन लोगों की, इन जेनोसाइड हो रहा था। तो अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश भाग गए। तब से बांग्लादेश सरकार ने इनको अपने देश में रखा हुआ है। 10 लाख के लगभग ये बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश सरकार चाह रही है कि इनको वापस म्यांमार भेजा जाए, लेकिन सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि ये लोग नहीं जाना चाहते, वहीं से तो भाग के आए, वहीं क्यों जाएंगे ये। तो 2018 में कोशिश की गई थी सरकार द्वारा, 2019 में की गई थी और 2023 में भी कोशिश की गई थी। बांग्लादेश सरकार चाह रही है कि इन लोगों को बैचेस में भेजा जाए, 10,000 के बैचेस में इनको भेजा जाए म्यांमार में। इसमें चाइना की भी मदद ली जा रही है। चाइना के जो डिप्लोमेट है उनको बांग्लादेश में बुलाया गया था, और बांग्लादेश में बुला कर उनको समझाया गया था कि उनको म्यांमार जाके म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उनको बताना पड़ेगा कि इन लोगों को आपको लेना पड़ेगा, यानी कि म्यांमार सरकार को इन लोगों को म्यांमार के अंदर जो इनकी पहले वाली जगह थी वहाँ पर इनको बसाना पड़ेगा। तो म्यांमार की गवर्नमेंट तैयार हो गई थी और 2023 में 12,000 लोगों को
रोहिंग्या लोगों को इनको म्यांमार भेजना था, लेकिन उस समय सिविल वार की स्थिति थी म्यांमार में और काफ़ी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अब जो गवर्नमेंट है म्यांमार की, उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। तो अब ये जो 12,000 लोगों को भेजने का जो एग्रीमेंट हुआ था वो नहीं हो पाया, 2023 में भी नहीं हो पाया, 2024 में भी कोई चांसेस नहीं दिख रहे। तो अभी फ़िलहाल जो एक्स्ट्राडिशन का मामला है वो उसमें कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। और कल के दिन बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल, उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, 10 लाख लोग हैं और हमारे क्योंकि इतने ज़्यादा लोग देश में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पर जहाँ पर ये रुके हुए हैं तो वहाँ पर एक्सट्रीमिज़म की घटनाएं देखने को मिल रही है। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म की जो घटनाएं हो रही है वो रोहिंग्या के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इससे टेररिस्ट हमले हो सकते हैं देश के अंदर। तो ये चाहते हैं, बांग्लादेश सरकार चाहती है कि इनको जल्द से जल्द म्यांमार भेजा जाए। बांग्लादेश और नेपाल के जो संबंध है वो अब हाइड्रो पावर में बदलते जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल एक माउंटेनस देश है और नेपाल में काफ़ी पोटेंशियल है उसका हाइड्रो पावर का। तो नेपाल की सरकार ने अभी बांग्लादेश की सरकार के साथ MOU साइन किया था, जिसके तहत नेपाल 40 मेगावाट बिजली को बांग्लादेश को देगा। और बांग्लादेश ने कहा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा 10,000 मेगावाट बिजली वो नेपाल से मंगाना चाहता है। तो इन दोनों देशों के बीच में जो पोटेंशियल है वो काफ़ी बेहतर है। नेपाल एक सरप्लस कंट्री है, उसके पास जो पोटेंशियल है वो उसका वो सरप्लस बिजली बनाता है, जिस बिजली को कुछ बांग्लादेश को दे सकता है, कुछ इंडिया को दे सकता है। जबकि जो बांग्लादेश है वो एक डेफिशिएंट कंट्री है, उसके पास हमेशा से बिजली की जो उसकी डिमांड है वो हर समय से सप्लाई से कम रही है, सप्लाई से डिमांड हर समय ज़्यादा रही है। तो इस वजह से डेफिशिएंट देश है बांग्लादेश, उसको बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी होता जा रहा है, तो बिजली जो बननी चाहिए वो क्लीन एनर्जी के द्वारा बननी चाहिए। हाइड्रो पावर एक क्लीन एनर्जी होता है। तो बांग्लादेश चाहता है कि वो उसको नेपाल से जो हाइड्रो पावर है वो बांग्लादेश उसको लाया जा सके, लेकिन दोनों देशों की कोई बाउंड्री लगती नहीं है, तो उनको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी। इंडिया के रास्ते से ये जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको गुजारना पड़ेगा। तो इंडिया से परमिशन अभी लेनी लगता है कि 40 मेगावाट की परमिशन इंडिया गवर्नमेंट से मिलने वाली है उनको। और लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट आने वाले समय में, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी ओनरशिप इंडिया के पास रहेगी, तो इंडिया कभी भी यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट अगर ये करना चाहे तो वो भी कर सकती है।